हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान के 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे और ये जो 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और इस 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से बहुत सारे प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आने वाले हैं। एक भी प्रश्न इससे बाहर से नहीं आएगा, ये हमारा गारंटी है और इसका पीडीएफ भी बिल्कुल फ्री में देंगे। और लास्ट में हम आपको बताएंगे कि इसका पीडीएफ आपको कहां से डाउनलोड करना है, तो वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि सोनामीटर द्वारा समुद्र तल में क्या नापते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि सोनामीटर द्वारा समुद्र तल में क्या नापते हैं, तो सुनामी को नापते हैं। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न दो नंबर प्रश्न है कि भूपटल के नीचे का वह स्थान जहां भूकंप का जन्म होता है उसे क्या कहते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि भूपटल के नीचे का वह स्थान जहां भूकंप का जन्म होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे भूकंप केंद्र कहते हैं। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न तीन नंबर प्रश्न है कि समोच्च रेखा द्वारा क्या प्रस्तुत किया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि समोच्च रेखा द्वारा क्या प्रस्तुत किया जाता है, तो उच्चवाच प्रदर्शन किया जाता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न चार नंबर प्रश्न है कि सासाराम नगर का विकास हुआ था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि सासाराम नगर का विकास कब हुआ था, तो मध्य युग में हुआ था। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न पांच नंबर प्रश्न है कि सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन सा है। यहाँ पे आपको बताना है कि सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन सा है, तो पटना जिला है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आपको बोलना है कि सर हमें ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। और इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान के 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न है कि कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में अवस्थित है। यहाँ पे आपको बताना है कि कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में अवस्थित है, तो ये मुजफ्फरपुर जिला में अवस्थित है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है कि चूना पत्थर का उपयोग मुख्य रूप से किस उद्योग में होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि चूना पत्थर का उपयोग मुख्य रूप से किस उद्योग में होता है, तो सीमेंट उद्योग में होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावनाएं हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार में कहाँ खनिज तेल मिलने की संभावनाएं हैं, तो गंगा के द्रोणी में है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि बिहार में की कौन सी फसल साल भर में तैयार होती है। यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार की कौन सी फसल साल भर में तैयार होती है, तो गन्ना साल भर में तैयार होती है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि बिहार में जिलों की कुल संख्या कितनी है। यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार में जिलों की कुल संख्या कितनी है, तो 38 जिला है बिहार में, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है, तो विवेक एक्सप्रेस है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि पारादीप पतन किस राज्य में है। यहाँ पे आपको बताना है कि पारादीप पतन किस राज्य में स्थित है, तो ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13
13 नंबर प्रश्न है कि भारत में सबसे ऊंची सड़क कहाँ मिलती है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में सबसे ऊंची सड़क कहाँ मिलती है, तो लेह में मिलती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि हावड़ा और कोलकाता किस नदी के तट पर स्थित है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि हावड़ा और कोलकाता किस नदी के तट पर स्थित है, तो ये हुगली नदी के तट पर स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि अंगोरा ऊन किस जानवर के रोए से बनाया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि अंगोरा ऊन किस जानवर के रोए से बनाया जाता है, तो खरगोश के रोए से बनाया जाता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि रेशम कीड़ा पालन क्या कहलाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि रेशा कीड़ा पालन क्या कहलाता है, तो सेरीकल्चर कहलाता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, तो गुजरात राज्य में होता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन सा खनिज केरल के तट पर बालू के रूप में मिलता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से कौन सा खनिज केरल के तट पर बालू के रूप में मिलता है, तो थोरियम मिलता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि हीराकुंड बांध है। यहाँ पे आपको बताना है कि हीराकुंड बांध कहाँ है, तो हीराकुंड बांध उड़ीसा में है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है, तो डिगबोई में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। यहाँ पे आपको बताना है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन सा है, तो जादूगोड़ा है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है, तो जिप्सम से बनाया जाता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि बैलाडीला खान से कौन सा खनिज प्राप्त किया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि बैलाडीला खान से कौन सा खनिज प्राप्त किया जाता है, तो लौह अयस्क प्राप्त किया जाता है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि काला लोहा किसे कहा जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि काला लोहा किसे कहा जाता है, तो मैग्नेटाइट को कहा जाता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है, तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन का विस्तार है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से कौन ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है, तो जो घड़ियाल होता है ये केवल भारत में पाया जाता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है कि सुंदरवन है। यहाँ पे आपको बताना है कि सुंदरवन कहाँ है, तो सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 28
28 नंबर प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मयूर यानी मोर है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न है कि इनमें से राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन सी है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन सी है। तो इंदिरा गांधी नहर है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत की पहली नदी घाटी परियोजना कौन है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि स्वतंत्र भारत की पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी है। तो दामोदर नदी घाटी परियोजना है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर प्रश्न है कि भारत में जल का सबसे अधिक प्रयोग किस कार्य के लिए होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में जल का सबसे अधिक उपयोग किस कार्य के लिए होता है। तो सिंचाई कार्य के लिए होता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर प्रश्न है कि भूमिगत जल का अधिक उपयोग किस क्षेत्र में होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि भूमिगत जल का अधिक उपयोग किस क्षेत्र में होता है। तो उत्तर भारत में होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर प्रश्न है कि सबसे अधिक व्यर्थ भूमि की प्रतिशत किस राज्य में मिलता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि किस राज्य में सबसे अधिक व्यर्थ भूमि है। तो राजस्थान में है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर प्रश्न है कि किस मिट्टी में लोहे के ऑक्साइड मिला करते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि किस मिट्टी में लोहे के ऑक्साइड मिला करते हैं। तो लेटेराइट मिट्टी में मिला करते हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर प्रश्न है कि जलोढ़ मिट्टी में किसकी मात्रा कम होती है। यहाँ पे आपको बताना है कि जलोढ़ मिट्टी में किसकी मात्रा कम होती है। तो नाइट्रोजन और जीवांश दोनों की मात्रा कम होती है। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर प्रश्न है कि नेशनल रिमोट सोर्सिंग एजेंसी का मुख्यालय किस शहर में अवस्थित है। यहाँ पे आपको बताना है कि नेशनल रिमोट सोर्सिंग एजेंसी का मुख्यालय किस शहर में अवस्थित है। तो ये हैदराबाद में अवस्थित है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर प्रश्न है कि हमारा साझा भविष्य क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि हमारा साझा भविष्य क्या है। तो ये एक पुस्तक है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर प्रश्न है कि भारत का लद्दाख क्षेत्र किस संसाधन में धनी है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का लद्दाख क्षेत्र किस संसाधन में धनी है। तो सांस्कृतिक विरासत में धनी है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर प्रश्न है कि सामुदायिक संसाधन कौन नहीं है। इसमें से आपको बताना है कि कौन सामुदायिक संसाधन नहीं है। तो जो घर होता है ये सामुदायिक संसाधन नहीं होता है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 40 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन एक मानवकृत संसाधन नहीं है। इसमें से आपको बताना है कि कौन एक मानवकृत संसाधन नहीं है। तो पेड़ पौधे नहीं है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 41 नंबर प्रश्न है कि मछलियों के अस्तित्व को खतरे में कौन डाल सकता है। यहाँ पे आपको बताना है कि मछलियों के अस्तित्व को खतरे में कौन डाल सकता है। तो दूषित जल डाल सकता है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 42 नंबर प्रश्न है कि 1992 में पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ। यहाँ पे आपको बताना है कि 1992 में पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ। तो रियो डी जेनेरियो में हुआ। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 43 नंबर प्रश्न है कि उपभोक्ता जागरण के लिए भारत सरकार का सबसे प्रचलित नारा है। यहाँ पे आपको बताना है
कि उपभोक्ता जागरण के लिए भारत सरकार का सबसे प्रचलित नारा है? तो जागो ग्राहक जागो है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 44 नंबर प्रश्न है कि उपभोक्ता राष्ट्रीय फोरम में अपील कर सकता है। यहाँ पे आपको बताना है कि उपभोक्ता राष्ट्रीय फोरम में अपील कर सकता है तो 30 दिन के अंदर अपील कर सकता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 45 नंबर प्रश्न है कि सर्वप्रथम किस देश में उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा हुई? यहाँ पे आपको बताना है कि सर्वप्रथम किस देश में उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा हुई? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 46 नंबर प्रश्न है कि उपभोक्ता आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि उपभोक्ता आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं तो राल्फ नादर माने जाते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 47 नंबर प्रश्न है कि उपभोक्ताओं के शोषण के मुख्य प्रकार हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि उपभोक्ताओं के शोषण के मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं? तो माप तौल में कमी ये है, और बी ऑप्शन है मिलावट तो ये भी है, और सी ऑप्शन है भ्रामक प्रचार तो ये है, यानी इनमें से तीनों है। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 48 नंबर प्रश्न है कि वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? यहाँ पे आपको बताना है कि वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? तो मुख्य 5 अंग हैं। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 49 नंबर प्रश्न है कि नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है? यहाँ पे आपको बताना है कि नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है? तो उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को सम्मिलित किया गया है, यानी उपयुक्त सभी को सम्मिलित किया गया है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 50 नंबर प्रश्न है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? यहाँ पे आपको बताना है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जनेवा में है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 51 नंबर प्रश्न है कि निम्नांकित में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? इसमें से आपको बताना है कि कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है। तो फोर्ड मोटर ये भी बहुराष्ट्रीय कंपनी है, कोका कोला भी बहुराष्ट्रीय कंपनी है, सैमसंग भी बहुराष्ट्रीय कंपनी है, यानी इनमें से सभी बहुराष्ट्रीय कंपनी है। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 52 नंबर प्रश्न है कि विगत वर्षों के अंतर्गत बिहार में किस क्षेत्र का सर्वाधिक विकास हुआ है? यहाँ पे आपको बताना है कि विगत वर्षों के अंतर्गत बिहार में किस क्षेत्र का सर्वाधिक विकास हुआ है? तो सेवा क्षेत्र का सर्वाधिक विकास हुआ है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 53 नंबर प्रश्न है कि निम्नांकित में से कौन संचार सेवाओं का अंग है? इसमें से आपको बताना है कि कौन संचार सेवाओं का अंग है। तो समाचार पत्र ये भी संचार सेवा का अंग है, टेलीफोन भी है, टेलीविजन भी है, यानी ये सभी संचार सेवा का अंग है। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 54 नंबर प्रश्न है कि भारत सरकार ने किस प्रकार की शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया है? यहाँ पे आपको बताना है कि भारत सरकार ने किस प्रकार की शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया है। तो प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 55 नंबर प्रश्न है कि ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? यहाँ पे आपको बताना है कि ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। तो कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत, ये तीनों क्या है? ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 56 नंबर प्रश्न है कि भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो 2 भागों में बांटा जा सकता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 57 नंबर प्रश्न है कि बिहार एक राज्य है। यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार एक कैसा राज्य है। तो जो बिहार है ये एक कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 58 नंबर प्रश्न है कि आर्थिक विकास का दूसरा क्षेत्र है। यहाँ पे आपको बताना है
कि आर्थिक विकास का दूसरा क्षेत्र क्या है, तो उद्योग क्षेत्र है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 59 नंबर प्रश्न है कि भारतीय बैंकिंग प्रणाली के शीर्ष पर है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय बैंकिंग प्रणाली के शीर्ष पर है तो रिजर्व बैंक है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 60 नंबर प्रश्न है कि 1 रुपए का नोट जारी किया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि 1 रुपए का नोट किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो ये केंद्र सरकार के द्वारा जारी किया जाता है। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 61 नंबर प्रश्न है कि मुद्रा के प्रयोग को से किससे लाभ हुआ है। यहाँ पे आपको बताना है कि मुद्रा के प्रयोग से किसको लाभ हुआ, तो उपभोक्ताओं को और उत्पादकों को दोनों को लाभ हुआ। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 62 नंबर प्रश्न है कि किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ है। यहाँ पे आपको बताना है कि किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ, तो चांदी और सोना का हुआ। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 63 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो मुद्रा है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 64 नंबर प्रश्न है कि मुद्रा के कार्य हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि मुद्रा के कार्य क्या है, तो मापन है, भुगतान है, संचय है, यानी इनमें से सभी है। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 65 नंबर प्रश्न है कि बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, तो पटना जिला का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 66 नंबर प्रश्न है कि दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था, तो 1868 में लगाए थे। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 67 नंबर प्रश्न है कि प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया जाता है, तो आयकर को सम्मिलित किया जाता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 68 नंबर प्रश्न है कि भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई, तो 2015 में हुई। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 69 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से कौन योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं, तो प्रधानमंत्री होते हैं। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 70 नंबर प्रश्न है कि लोकतांत्रिक सुधार का, यहाँ पे देखिए लोकतांत्रिक सुधार मुख्यतः करते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि लोकतांत्रिक सुधार कौन करते हैं, तो सांसद करते हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 71 नंबर प्रश्न है कि जल संकट किस देश में लोकतांत्रिक चुनौतियों के रूप में उभरी। यहाँ पे आपको बताना है कि जल संकट किस देश में लोकतांत्रिक चुनौतियों के रूप में उभरी, तो बोलीविया में उभरी। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 72 नंबर प्रश्न है कि निम्नांकित में से कौन सा कारक लोकतंत्र की चुनौती है। यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से कौन लोकतंत्र के लिए चुनौती है, तो जातिवाद यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लोकतंत्र के लिए चुनौती है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 73 नंबर प्रश्न है कि भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग हैं, तो 3 अंग हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 74 नंबर प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पे आपको बताना है कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है, तो अपना देश भारत है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 75
75 नंबर प्रश्न है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है। यहाँ पे आपको बताना है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है, तो ये पर्यावरण से संबंधित है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 76 नंबर प्रश्न है कि चिपको आंदोलन का आरंभ किस राज्य से हुआ। यहाँ पे आपको बताना है कि चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से हुआ, तो ये उत्तराखंड राज्य से हुआ। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 77 नंबर प्रश्न है कि सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई। यहाँ पे आपको बताना है कि सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई, तो राजस्थान से हुई। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 78 नंबर प्रश्न है कि बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल है। यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल है तो 5 वर्षों का है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 79 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है। इसमें से आपको बताना है कि कौन केंद्र शासित प्रदेश है, तो जो चंडीगढ़ है ये केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 80 नंबर प्रश्न है कि भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है, तो संघीय और संसदीय है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे हम 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता चुके हैं जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण हैं। और ये रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि पहला औद्योगिक क्रांति किस देश में हुआ था। ए ऑप्शन है जर्मनी में, बी ऑप्शन है फ्रांस में, सी ऑप्शन है अमेरिका में, डी ऑप्शन है इंग्लैंड में। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब हम यहाँ पे आपको बताएंगे कि इसका पीडीएफ आप लोग कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो सभी के फोन में होता है क्रोम, तो उस क्रोम को आपको ओपन कर लेना है। अब इसके सर्च बॉक्स में आपको लिखना है आस्क क्लास, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ASK और फिर CLASS। यहाँ पे हम आस्क क्लास लिख के सर्च कर देंगे और जैसे ही सर्च करेंगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ आ जाएगा आस्क क्लास। इस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ से आप लोग टेस्ट दे सकते हैं। तो इस पे क्लिक करके यहाँ से देखिए अभी टेस्ट चल रहा है तो आप लोग टेस्ट जरूर दीजिए। यहाँ पे देखिए अभी संस्कृत का लाइव टेस्ट चल रहा है तो आपको यहाँ पे आना है और यहाँ पे जैसे ही आप लोग क्लिक कीजिएगा एक पेज ओपन होगा और यहाँ से आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 432 बच्चों ने अभी तक टेस्ट दे दिए हैं। तो आप लोग यहाँ पे आइए और टेस्ट दीजिए ताकि आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितना हुई है। और यहाँ से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पे बहुत सारा पीडीएफ हम दे चुके हैं तो यहाँ से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ से आप लोग क्वेश्चन बैंक की तैयारी कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए आप लोग ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।